कोविड ने हिट किया, जॉब चली गई, तो उसके बाद मैं टीचिंग में आया। पहले से मैं टीचिंग में नहीं था, मैं टूरिज्म में था। आपकी टोटल जो महीने की इनकम है वो टोटल कितनी होती है? ऑन एन एवरेज 28,000 पर मंथ। फिर आते हैं एक्सपेंसेस पे। 6,000 मेरे फादर के मेडिसिन का पर मंथ होता है। मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस 2,000 से 3,000 वो हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का जो रहता है खर्चा पर मंथ 5,000 तक अभी पहुंच रहा है। बाकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रहते हैं 3,000 2,500 और बाकी कुछ आगे पीछे कुछ खर्चा हो सब मिला के 8,000 वो हो जाते हैं। बाकी EMI है मेरे 3 अलग अलग लोन पे राइट की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सेल करनी पड़ी। अभी आपके बैंक में कितने पैसे होंगे? ऑनेस्टली 8 रुपए सर। एवरीवन वेलकम। आज के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं रविंद्र, जो कि राजकोट गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम रविंद्र। हेलो सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच रविंद्र, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप हमारे ऑडियंस मेंबर्स को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप राजकोट से ही हैं कि नहीं है? थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दीजिए। जी मैं प्रॉपर गुजरात राजकोट से ही हूँ। जॉब में मैं एज अ टीचर हूँ, वर्क में। पहले अच्छा। मैं टीचर नहीं था, लेकिन मैं दूसरी फॉर्म में था। फील्ड मेरा पूरा का पूरा अलग ही था। मैं टूरिज्म में था और ओके। उसके बाद कोविड ने हिट किया, ये सब हुआ तो जॉब चली गई, तो उसके बाद मैं टीचिंग में आया। पहले से मैं टीचिंग में नहीं था। फैमिली मेंबर्स में मैं अपने पेरेंट्स के साथ और लवली वाइफ के साथ में रहता हूँ। हम 4 जने हैं राजकोट में और मैं प्रॉपर राजकोट से ही हूँ। अच्छा। एंड आप क्या पढ़ाते हैं? मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ ग्रेड 4 के अच्छा। बच्चों को। तो ओके। 10-12 साल वाले जो एज वाले रहते हैं बच्चे उनको। लवली। एंड कितने साल से कोविड जब से हुआ है तब से पढ़ा रहे हैं आप? ना, कोविड के बाद 2 साल में ऑलमोस्ट दूसरी फील्ड में था, क्योंकि अच्छा। कोविड के बाद जो टूरिज्म की जो जॉब्स थी वो तो जाहिर है चली गई थी। तो मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता था और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ पिछले 2 साल से एज अ टीचर। ओके। एंड कोविड से पहले जो आप टूरिज्म इंडस्ट्री में थे वो कितने साल थे रविंद्र? 5 साल। 5 साल। तो आपने 5 साल टूरिज्म इंडस्ट्री में काम किया, फिर 2 साल पार्ट टाइम काम किया, एंड अब 2 साल से आप टीचर हैं। यस। वंडरफुल। तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा रविंद्र, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप क्या चाहते थे इस कॉल से? अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपके लिए क्या सबसे जरूरी चीज थी इस कॉल में? सबसे जरूरी चीज एक ही मेरा जो दिमाग में पहली थी कि कोई गाइड करने वाला हो। जैसे फिनेंशियल बर्डन मेरे जैसे कई लोगों को होगा ही, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन सभी के दिमाग में आते होंगे, क्योंकि फिनेंशियल सेंसिस होगा या पैसा का ये मैनेजमेंट क्या करना है, ये सब तो ये है। तो बाहर कैसे निकलेंगे डेब्ट में से, या जो भी फिनेंशियल क्राइसिस है तो उसमें से बाहर बिल्कुल। कैसे निकलेंगे। तो बिल्कुल वही मेरे बिल्कुल। दिमाग में था कि कोई गाइडेंस देने वाला हो प्रॉपर। तो तो अपना जो ट्रैक है वो जो चल रहा है उसको अच्छे से स्मूथली चलने लगे, अपना जो बिल्कुल लाइफ है वो। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल जर्नी रही होगी, खासकर वो सारे लोग जो कोविड से इम्पैक्ट हुए थे, एंड आप भी हुए। आपकी इंडस्ट्री पूरी रातों रात बंद हो गई, तो अपनी जॉब लूज कर देना, अपने परिवार के साथ उनका ख्याल, अपना खुद का ख्याल रखना, तो बहुत मुश्किलों से आप गुजरे होंगे, अभी भी आई एम श्योर गुजर रहे होंगे। तो उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जितना मैं मदद कर पाऊंगा करूंगा रविंद्र। मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको वो राय तो नहीं दे पाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल सकती है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत जाना हूँ और सीखा हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, इसी होप के साथ कि शायद थोड़ी सी मदद हो। तो थोड़ा सा डेटा वगैरह जानने की कोशिश करते हैं। आपने ऑलरेडी बताया कि आपके ऊपर खुद को इंक्लूडेड 4 लोगों की ज़िम्मेदारी है। आपके माँ-बाप हैं, आपकी वाइफ़ हैं, आप खुद हैं। आप सबसे पहले इनकम से बताइए, तो आपकी टोटल जो महीने की इनकम है एज़ अ टीचर या कोई भी और साइड इनकम हो, वो टोटल कितनी होती है ऑन एन एवरेज रविंद्र?
ऑन एन एवरेज स्कूल की जैसे 28,000 फिक्स होती है पर मंथ। ओके। और जो मैं ट्यूशन वगैरह करवाता हूँ वो लेक्चर बेसिस पे होता है यहाँ पे जनरली। तो कभी कभार लेक्चर्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम्म। उस बेसिस पे मुझे बुलाते हैं। तो ऑन एन एवरेज उसका 5 to 6,000 हो जाता है। ओके। मिनिमम 5,000 जितना हो जाता है ट्यूशन का। ओके। ठीक है, ठीक है। तो आपने बताया फिक्स्ड 28,000 रुपए है, ट्यूशन या कहीं कोई और रिक्वायरमेंट अगर आ जाए उसको मिला के आप कम से कम 5,000 कमा लेते हैं, लेकिन 5 से 6,000 के बीच में होता है, करेक्ट? हाँ, कभी कभार अगर ज्यादा हो जाता है रिक्वायरमेंट, हम्म। जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं तो हम्म। 8,000 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन वो ओके। फिक्स रेशियो बोला वो हाँ। नहीं। समझ गया, ठीक है। एंड आपकी वाइफ काम करती हैं या कोई और घर में जिनकी कोई आमदनी हो या सिर्फ आपकी है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस पे। तो मोटे-मोटे अपने खर्चे ज़रा याद करने की कोशिश करेंगे रविंद्र कि क्या-क्या हैं घर चलाने के लिए एंड वगैरह? मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस अराउंड 2,000 या 3,000 जो हर महीने चेकअप के बाद डॉक्टर जो सलाह देते हैं। तो हम्म। अराउंड ऑल एंड अराउंड 2,000 से 3,000 वो हो जाते हैं। ओके। सॉरी ये किसका खर्चा था? फादर की मेडिसिन आपने 6,000 बताई, दूसरा? मदर का। अच्छा, मदर का। ओके, ठीक है। फिर वाइफ का प्रेगनेंसी का जो रहता है खर्चा, तो हम्म। वो ऑन एन एवरेज पर मंथ 5,000 तक अभी पहुंच रहा है। पहले नहीं था लेकिन ओके। अभी चेकअप वगैरह थोड़ा ज्यादा हो गया फ्रिक्वेंट। और बाकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रहते हैं जैसे दूध का हो गया हम्म। 3,000 2,500। हम्म। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस का हम्म। बिल, हम्म। फिर ये व्हीकल का पेट्रोल वगैरह का। हुँ, हुँ। और बाकी कुछ आगे पीछे कुछ खर्चा हो तो वो सब मिला के समझ लीजिए 8,000 वो हो जाते हैं। 8-9 ओके। हजार। ठीक है। और बाकी ईएमआई है मेरे, मैं अब बताया ईएमआई भी है मेरे। ओके। तो वो भी अराउंड पर मंथ फिक्स ईएमआई जो है 3 अलग अलग लोन पे अराउंड हम्म। 6,000 कितना ईएमआई हो जाता है। अच्छा। ये जो 3 लोन हैं, ये मुझे अलग-अलग करके थोड़ा बताएँगे कि लोन 1 जो है वो उसकी ईएमआई कितनी है? कितना अमाउंट बचा है? कितना टाइम बचा है? हम्म। ये एक्चुअली मैंने कोविड के टाइम पे ली थी ओके। अराउंड 2019-20 में। ओके। और इसलिए भी एक ली थी। तो पर मंथ एक जो ईएमआई है तो वो अराउंड 2,200 जितना आता है। ओके। और वो भी 3 साल तक बाकी है लोन। 60,000 ओके। अराउंड फिगर बाकी है। ओके। तो 3 साल बचे हैं और 60,000 बचा है। ठीक है, ओके। और अराउंड फिर सेम टाइप की लोन है। उसका हम्म। ईएमआई आता है अराउंड 1,800 रुपये। ओके। 1,800 रुपये, हाँ। और उसकी बची है वो अराउंड 50,000 का ही बचा है अभी वो। ओके। और उसका वक़्त कितना बचा होगा करीब? करीब 2 साल। ओके। और ठीक है। एक अभी तीसरी एक लोन जस्ट रिसेंटली मैंने ली थी। तो हम्म। वो तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही है। हम्म। वो 1 साल के लिए मैंने ली थी। ओके। तो उसका पर मंथ का ईएमआई आता है 3,000 रुपये। ओके। ठीक है, तो वो कितने महीने में खत्म हो जाएगा? अभी 6 महीने से बाकी है। ओके। आप अपने ही घर पे रहते हैं रविंद्र? हाँ। ओके। तो आपका कोई घर का खर्चा नहीं है फ्रॉम अ रेंट पर्सपेक्टिव। रेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। कोई एसेट, कोई ज़मीन, कोई ज्वेलरी, कोई कैश, कुछ ऐसा? अ, जमीन वगैरह तो नहीं है ओके। लेकिन ज्वेलरी थी वाइफ की। लेकिन ओके। वो अनफॉर्चुनेटली सेल करनी पड़ी। फिनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे और दूसरे के पास से भी जो कोविड के टाइम पे लिए थे
तो वो सब कवर अप करने में वो भी सोल्ड आउट मैंने कर दिए। तो एसेट्स के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं जो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं रविंद्र कि अभी आपके बैंक में कितने पैसे होंगे? ऑनेस्टली ₹8 सर। नहीं एंड बिल्कुल मैं आपकी ऑनेस्टी की दाद देता हूँ। बहुत मैं समझ सकता हूँ। ये नंबर बताते हुए ही मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल सिचुएशन है एंड आप जेन्युइनली एक डिफिकल्ट परिस्थिति में हैं एंड बहुत-बहुत रिस्पेक्ट क्योंकि आसान नहीं होता ये सब कर पाना एंड कोई भी अपनी ज़िंदगी से ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन अगर भगवान ना करे हो जाता है तो फिर जूझना तो है ही। ठीक है। थैंक यू सो मच रविंद्र। इससे हमारे को एक थोड़ा-सा आइडिया मिला है। मेरा बस एक आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं थोड़ा-सा इसमें घुसूँ कि आपको जो स्कूल की तनख्वाह मिलती है, उसमें आपका कोई भी अगर आपको पता हो प्रोविडेंट फंड या कुछ कटता है? हाँ, पीएफ कटता है। ओके, वो ओके, अराउंड 3000 जितना कटता है। ठीक है, ओके। तो 3000 आपका प्रोविडेंट फंड कटता है। ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ रविंद्र, अभी जो आपकी मंथली इनकम है, वो करीब 33 से 36,000 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। यस। एंड आपका जो खर्चा है, मोटा-मोटा 32,000 रुपए के करीब है, जिसमें मेडिकल का खर्चा बहुत है, अपने पेरेंट्स के लिए, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए, फिर आपका घर चलाने का खर्चा, आपका बिजली-पानी सब कुछ, आपकी जो लोन की ईएमआईज़ हैं, वो ही 7,000 रुपए हैं। तो आप क्लियरली जितना कमा रहे हैं, उतना ही हर महीने निकले जा रहा है। हाँ, एंड कोई एसेट है नहीं, तो अगर भगवान ना करे कुछ भी हो जाए, तो किसी पे कुछ डिपेंडेंट रहने का साधन या ज़रिया नहीं है, व्हिच इज़ द रियलिटी राइट नाउ। ओके, अब इसमें ज़्यादा गुंजाइश तो है नहीं क्योंकि जो आपके खर्चे हैं वो ज़रूरी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है एंड इस हिसाब से ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है। अब इसमें मैं 2 और 3 चीज़ें एकदम देख पा रहा हूँ जो शायद आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, ये बहुत क्लियर है रविंद्र कि आप अपने खर्चे कम नहीं कर सकते। आपका जो महीने का खर्चा है वो यही 30, 32, 33,000 के बीच में ही रहेगा एंड उसको आप शायद 500, 1000 रुपए कम कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हिलने नहीं वाला। तो आपका सबसे पहला गोल जो होगा, जिसके लिए आई एम श्योर आप ऑलरेडी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सोच पाएँ तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने के साधन ढूँढने होंगे। आप एक फिक्स्ड नौकरी करते हैं, उसमें से आपको 28 मिलता है, आप ट्यूशन लेते हैं, उसमें से आपको 5 मिलता है एंड आपको ये सोचना होगा कि मैं कैसे इस 5 को और बढ़ा पाऊँ या अगर शायद हो सके तो इस 28 को भी और बढ़ा पाऊँ। एब इसका मतलब ये हो गया कि क्या कोई दूसरी नौकरी है किसी दूसरे स्कूल में जो आप उठा सकते हैं या शायद आप स्कूल टीचर ना बन के वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहें एंड शायद उसके लिए कोई नौकरी लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं स्कूल की नौकरी ही रहे, लेकिन ट्यूशन में जो मैं 5 कमा रहा हूँ क्या वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है ताकि वो थोड़ी-सी स्टेबिलिटी रहे। तो मेरे कुछ सजेशंस ये रहेंगे। सबसे पहला कि रविंद्र आप इंग्लिश बोल पाते हैं? यस। एंड आपका जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। तो आप बेसिकली बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि बहुत सारी साइट्स अब हैं रविंद्र, जहाँ आप इंटरनेशनल बच्चों को उनके होमवर्क में मदद करके डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला तो ये होगा कि आप ये तो एक ही एग्ज़ाम्पल था, ये तो मेरे को अभी बिल्कुल आया दिमाग में तो मैंने बताया आपको। आपको यही सोचना होगा कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे स्किल्स हैं, उससे मैं एक्स्ट्रा इनकम कैसे अनलॉक कर सकता हूँ। कि ये 5 का अगर 8 भी हो जाए, 3000 भी ज़्यादा मिल जाए, तो सडनली आपके पास वो 3000 का फ्रीडम आ जाएगा। उससे आप अपने लोन थोड़े जल्दी चुका पाएँगे, आप कहीं और सेव करना शुरू कर सकते हैं। गुड थिंग इज़ कि आपका 3000 रुपए महीना ऑलरेडी सेव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग्स कंप्लीटली ज़ीरो है। आप उसको टच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो
प्रोविडेंट फंड है, आपकी जमा पूंजी है, उसको अच्छा सा एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। हाँ, 33,000 के बेस में 3,000 सेव करना मतलब करीब 9% आप सेव कर रहे हैं। आइडियली 20% आपकी तनख्वाह का सेव करना था, लेकिन आप वहाँ पहुँच जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन फर्स्ट फोकस आपका है कि आप अपना इनकम इंक्रीज़ करिए। एंड क्योंकि आप ट्यूशन लेते हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ कैप्टिव बच्चे हैं, आप उनसे भी देख के करिए कि अगर कोई एक बच्चा या कोई बच्चे के माँ-बाप किसी दूसरे बच्चे के माँ-बाप को रेफ़र करते हैं, तो उनको फिर एक छूट मिल सकती है ऑन द ट्यूशन फीस इटसेल्फ। तो 12 महीने की बजाय आप उनसे सिर्फ़ 10 महीने के पैसे ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने एक और रेफ़रल किया है। तो आप वैसे सोचिए कि कैसे मैं जो ऑलरेडी बच्चे हैं, उनसे थोड़े और बच्चे ले सकता हूँ, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, जिससे थोड़ा-सा और ब्रॉड हो जाएगा, सिर्फ़ सोशल स्टडीज़ ही नहीं, शायद कोई और मैथ्स या साइंस या हिंदी या इंग्लिश या कुछ भी और हो, गुजराती। एंड फ़ोकस बेसिकली इनकम पे। तो ये तो एक क्लियर मेरे ख़्याल से हो ही गया है। दूसरा, क्या ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है रविंद्र कि आपकी वाइफ़ घर बैठे-बैठे रिमोटली काम कर सकती है? अ, हाँ, बीच में सब ट्राई किया था, तो वर्क फ्रॉम हुँ, होम हुँ। पे जॉब रहते हैं यहाँ पे लोकल बेसिस पे, वो टाइपिंग वर्क का वगैरह था। लेकिन ओके, ओके, अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा नहीं चल रहा था, ओके, क्योंकि बीच में वो कंपनी ने बोल दिया कि भई अभी हमारे पास वर्क वगैरह नहीं है। हुँ, हुँ, अभी वो फ़ोकस कर रही है थोड़ा अपना एग्ज़ाम्स तो बैंकिंग वगैरह की रहती है। ओके। मेरी राय ये रहेगी, एंड दैट्स जस्ट माय पर्सनल सजेशन, कि आप उनको जितना रिमोट काम ढूँढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उनकी एनर्जी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बैंकिंग की जॉब्स ढूँढने से ज़्यादा वो रिमोट जॉब ढूँढने में जाएगी, जहाँ वो थोड़ा बहुत सरप्लस पैसा कमाना शुरू करेंगी। मेरा सजेशन ये रहेगा, बहुत सारी वुमेन फ़ोकस्ड फ़ोरम्स हैं एंड वेबसाइट्स हैं, जहाँ बहुत अच्छी-अच्छी एट होम जॉब्स, रिमोट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, कस्टमर केयर के लिए, अ, अगर वो डिज़ाइनिंग जानती हैं, अगर वो एडिटिंग जानती हैं या सीख सकती हैं या कुछ भी और, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती हैं। हाँ, ये है कि उसके लिए लैपटॉप चाहिए होगा या कंप्यूटर चाहिए होगा, लेकिन अगर आस-पास ही राजकोट में कोई कैफ़े हो या कहीं आपको लैपटॉप किसी दोस्त से रेंट पे मिल जाए या किसी और से, या कहीं कोई पब्लिक कंप्यूटर हो, तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत काम करके उसमें कोशिश कर सकती हैं। पर मेरी ज़्यादातर सजेशन ये रहेगा कि उनको एक रिमोट जॉब सर्च करने के लिए बोलिए, एज़ अगेंस्ट मेन जॉब। वो 2-3 साल बाद जब बच्चा प्री-स्कूल जाना शुरू कर देगा, तब बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी उनको एक कॉर्पोरेट जॉब ढूँढने की, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में। तो वाइफ, रिमोट रोल। एंड तीसरा गोल, जो आपकी तीसरा लोन है, जिसमें करीब 6 महीने बचे हुए हैं, अ, आपको ₹5,000 जो आपकी ट्यूशन है, उसके बाद जितना भी पैसा मिलता है आपको, जितना भी पैसा मिलता है, आप उस लोन को चुकाने की कोशिश करेंगे। एंड कारण बताता हूँ। ये जो लोन है, जहाँ आपका ₹3,000 ईएमआई जा रहा है, अगर आप वो ₹3,000 ईएमआई देते हैं, एंड फ़र्ज़ करिए इस महीने जैसे आपने बताया एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो शायद आप ₹8,000 कमा लेंगे, तो आपको ₹3,000 एक्स्ट्रा मिलेगा 5,000 से। अगर आपने एक और ईएमआई वो डाल दी, तो यही जो 6 महीने वाला लोन है, ये करीब साढ़े 4 महीने का ही रह जाएगा। एक और महीने आपने अगर कर दिया, तो 1 महीने की ईएमआई तो चली गई, और करीब-करीब 1 डेढ़ महीने की ईएमआई और निकल जाएगी। तो मतलब अगर आप अगले 3-4 महीने यही 2-3 हज़ार जितना भी एक्स्ट्रा आपको मिलता है, वो इस लोन को ज़्यादा जल्दी चुकाने की कोशिश करेंगे, आपका जो 6 महीने बचा है, वो 3 साढ़े 3 महीने में ही खत्म हो जाएगा। ओके, एंड जब वो खत्म हो जाएगा, आपके पास ये ₹3,000 एक्स्ट्रा बन जाएँगे। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा अलग से। लेकिन आपका तीसरा गोल होगा पे ऑफ लोन 3 फास्टेस्ट।
एंड जितना आपने मुझे बताया कि 5 से 8,000 रुपए आप महीना एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, हो सकता है, तो 5,000 रुपए तो आपको अपने खर्चे की तरफ रखना ही है, लेकिन 5 से ऊपर एक भी और पैसा आपको मिलेगा, आप सीधे से सीधे उस लोन को चुकाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उससे बचेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा एंड आप जल्दी से उस लोन को चुका पाएंगे। ये मेरा ओवरऑल अप्रोच रहेगा। मैंने बहुत बोल लिया, पिछले आधे घंटे से मैं ही बोले जा रहा हूं। मैं अब रुकूंगा एंड आपसे सवाल पूछूंगा कि इस पूरे अप्रोच में आपके क्या सवाल होंगे एंड आपके क्या क्लैरिफिकेशन होंगे। हम्म, हम्म, एक सर चीज दिमाग में, जैसे अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, मार्च। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10% इंक्रीमेंट का मेरा जो सैलरी है। ठीक है। तो अराउंड जो 28,000 मेरे हाथ में आ रहा है, तो हम्म, मोटा मोटा 2500, या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मिनिमम 2500 रुपये इंक्रीमेंट आएगा। इसका कोई सर वे है कि ये 2500 मैंने अगले 1 साल या 2 साल में थोड़ा इंक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पे? मुझे ये बताएंगे कि आपका लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है, पहले वाले लोन का कितना है जिसका 2200 जाता है? तकरीबन सर मैंने HDFC में से लिया था, जो अच्छा, पर्सनल लोन था क्या वो? अ, नहीं, वो क्रेडिट कार्ड पे, जो क्योंकि पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी नहीं था, तो क्रेडिट अच्छा। कार्ड पे जो लोन देते हैं, जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो हाँ होता हाँ है, हाँ तो हाँ। पर्सनल से तो ओके। ज़्यादा महंगा ही है। लेकिन जो ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे जो दोनों लोन थे, वो हम्म। स्प्लिट करके जो लिमिटेशन था क्रेडिट कार्ड का 3 लाख रुपीज का, ठीक है, उसमें से ये मैंने पूरा लोन उठाया था। ओके। एंड जो ये तीसरा लोन है वो कहाँ से लिया था आपने? वो सर ये अपना 5 एप्लीकेशन आता है ये, अच्छा, ओके, तो जो लोन ऐप है उनसे लिया है। हाँ, क्योंकि ठीक। इमरजेंसी था तो कंपलसरी करना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में रविंद्र कि आपको सबसे पहले अपने लोन चुकाने। आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो बिना रिस्क तो होता नहीं है, पर जितना भी स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, उसको लेकर भी आप मैक्सिमम 15 से 16% कमा लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके लोन जो है वो डेफिनेटली 15-16% से ज्यादा महंगे हैं। ठीक। तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि जब 4 महीने या अभी तो मार्च में ही हो जाएगा, तो मार्च में आपकी इंक्रीमेंट होगी, आपको वो 2,500 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप उस 2,500 रुपए से इंस्टेंटली अपना लोन 3 पहले चुकाइए। जैसे ही वो लोन 3 हो जाएगा, फिर लोन 1 पे आइए 2,200 वाला, और फिर लोन 2 पे आइए 1,800 वाला। हम्म, एंड जब आपका लोन 3 चुक जाएगा, उसके भी जो 3,000 रुपए बच जाएंगे, वो 3,000 रुपए प्लस जो 2,500 रुपए होंगे, तो 5,500, वो भी वापस लोन 1 को चुकाने में। मार्च के बाद अप्रैल मान लीजिए, या जितना भी, अप्रैल के बाद आपकी जो तनख्वाह होगी वो करीब 35,000 रुपए होगी। ठीक है? तो जो करीब 30,000 रुपए फिक्स्ड हो जाएगी एंड 5,000 रुपए जो आप मिनिमम कमाते हैं। ठीक? अब उस 5 के मिनिमम को अगर आप 8 कर देंगे, जो कि हमने बताया गोल नंबर 1 होगा। आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। एक्स्ट्रा काम करिए, ओवरटाइम करिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, कुछ और जॉब करिए। अगर आप उसको कर सकते हैं कि इस 35 को मैं मोटा-मोटा 37 या 40 के करीब ले आऊँ। लेट्स अज्यूम 38,000 तक ले आते हैं आप। एंड आपका जो खर्चा है वो है 32,000 रुपए। अब 32,000 रुपए में से आपके 6,000 रुपया बचने शुरू हो गए। तो 6,000 रुपए से आप सबसे पहले अपना लोन 3 चुकाएंगे। लोन 3 अगर आप चुकाएंगे तो 2 महीने के अंदर आपका वो लोन चुक जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, क्योंकि आपका करीब 18,000 रुपए बचा हुआ है। तो आपने 6 2 महीने एक्स्ट्रा ईएमआई दे दी, 3-3 हजार रुपए आपकी ईएमआई जा रही है, तो 2 महीने के अंदर आपका तीसरा लोन चुक गया। ठीक है। तो अप्रैल और मई, मान लीजिए जून,
जून तक आपका तीसरा वाला लोन चुक चुका है। ठीक, उसके बाद अब आपके जो खर्चे हैं वो 29,000 रुपए हो चुके हैं एंड आपका जो आमदनी है वो अराउंड 38,000 है। तो मतलब आपके पास मोटा मोटा 9,000 रुपए अब सरप्लस है। 9,000 रुपए पूरे के पूरे 9,000 रुपए हम 5 महीने अपना लोन 3 चुकाएंगे। 5 महीने में 45,000 रुपए आपका प्रिंसिपल जाएगा एंड उसी 5 महीने में करीब 11,000 रुपए आपका ईएमआई जाएगी, जो कि 2,200 रुपए। तो इस 5 महीने में जो 60,000 रुपए आपके बचे हुए हैं वो भी चुक गए। तो जून का महीना था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक आपका पहला वाला लोन भी चुक चुका है। अब आपके पास खर्चा है 27,000 रुपए, मतलब आप 11,000 रुपए महीना बचा रहे हैं। उस 11,000 रुपए से आप 3 महीने और अपना 50,000 वाला जो लोन है वो चुकाएंगे। 33,000 रुपए उसके गए, प्लस जो 1 साल तक आपने 1,800 रुपए दिए हैं वो, तो आपका 50,000 वाला लोन भी चुक गया। 3 महीने और, दिसंबर, जैन, फेब, मतलब अगली फरवरी 2025 तक आपके सारे लोन चुक गए होंगे। अगर आपकी आमदनी वही 38,000 ही रही एंड आपके खर्चे नहीं बढ़े, तो आप महीने के 13,000 रुपए बचा रहे हो। एंड उस पॉइंट से आप, मेरे हिसाब से उस 13,000 में से 5,000 रुपए अपने लिए रखिए, खर्चे के लिए, जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चे पे, अपने माँ बाप पे, अपनी बीवी पे, खुद पर, और बाकी के 8,000 जो होंगे वो आप इन्वेस्ट करिए। और वो इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में करेंगे, कहीं कोई रिस्क नहीं लेंगे, कहीं कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम एक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड लेंगे, इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहते हैं उसको, भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। 12-13% आराम से साल दर साल आपको वो मिलता रहेगा। तो आप वही 8,000 रुपए अगर साल के इन्वेस्ट करेंगे, करीब 70-75,000 रुपए, एंड वो पूरा आपका चलता रहेगा। तो टू गिव यू अ सेंस, अगर ये 8,000 रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एंड 8,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ाएंगे, तो करीब 20 साल में, जब आपका बच्चा 20 का हो चुका होगा, आपके पास 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़, जिसकी वैल्यू, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होता है, जिसकी वैल्यू करीब 90 लाख रुपए होगी उस समय पे। हाँ, 2.5 करोड़ में चलो, इस समय में 2.5 करोड़ 90 लाख, इट्स वेरी बिग अमाउंट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए से, जो आप शुरू कर सकते हैं अगले ही साल फरवरी से, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी। आप इतना कुछ देख चुके हैं ना रविंद्र, कि इस पॉइंट पे अब सिर्फ एक चीज आपकी है, पूरी लगन से आपको अपने लोन चुकाने हैं। आप बहुत अच्छे से अपने परिवार की जिम्मेदारी ऑलरेडी निभा रहे हैं, आपको वो लोन चुकाने हैं। एंड जब वो लोन चुक जाएंगे, आप अपनी आमदनी से जितना सेव करेंगे, उसमें अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए आपके पास पैसे होंगे, खर्च करेंगे। 1 साल की मेहनत और है दोस्त, सिर्फ 1 साल की मेहनत और है। यानी इस 1 साल में आपने अपनी आमदनी 3,000 रुपए हर महीने से बढ़ा दी और अपने खर्चे वैसे ही रखे, धीरे धीरे अपने लोन चुकाए। फरवरी अगले साल सब खत्म हो चुका। इतना लंबा तो सोचा ही नहीं सर। थैंक यू। और कोई सवाल रविंद्र, और कुछ भी और जो जिसके लिए मैं आपकी अभी मदद कर सकूं? सवाल तो नहीं सर, लेकिन एक सोच थी मेरी कि प्लीज। जैसे मुझे पता है कि गोल्ड बेचना पड़ा, जो भी इश्यूज थे फाइनेंशियल, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो रिटर्न करूँ वाइफ को। वो मेरे दिमाग में आता था, क्योंकि बीच बिल्कुल। में मैंने ये भी सोचा था कि थोड़ा थोड़ा जो डिजिटल गोल्ड है वो ले लो, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो उसका जो अगर सेल करते हैं तो आपका जो वैल्यू गोल्ड का है उससे कम ही आपको मिलेगा।
इसलिए सर कोई आप सजेशन दे सके? मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, एंड मेरा पूरा विश्वास भी है कि आप कर पाएंगे। अगले 1 साल पूरी फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए लोन चुकाने हैं। जब आपके पास वो 13,000 रुपए हर महीना सरप्लस आएगा, आप उस 5,000 रुपए जो महीना जिस पे आप खर्च करना चाहते हैं, उससे आप डिसाइड करिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप उससे बहुत आसान से 1-2 हज़ार रुपए का गोल्ड एसआईपी कर सकते हैं, ताकि साल के एंड पे जब आपके पास 15 या 20-25 हज़ार रुपए जमा हो गए हों, तो आप उससे गोल्ड खरीद सकते हैं। आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में कोई कमी नहीं है। डिजिटल गोल्ड जो आप बोल रहे हैं सही है कि दाम कम होता है, लेकिन खरीदते हुए भी दाम कम होता है। तो डिजिटल गोल्ड में क्योंकि मेकिंग चार्जेस नहीं होते हैं जैसे ज्वेलरी में होते हैं, उसके कोई स्टोरेज चार्ज नहीं होते हैं, तो वो यूजुअली कम खरीदा और कम बेचा जाता है फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव। तो आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, लेकिन गोल्ड सबसे बढ़िया अगर आप खरीदना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए होता है SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। लेकिन मेरा ये मानना है, ये सिर्फ मेरी राय है, कि आपकी वाइफ ने क्योंकि अपनी ज्वेलरी बेची एंड आप एज अ लविंग हस्बैंड उनको वही गोल्ड एज अ थैंक यू वापस करना चाहते हैं, तो उनके लिए पैसे बचा के ज्वेलरी खरीदिएगा। उसको इन्वेस्टमेंट मत सोचिएगा। उससे ये नहीं करेगा नहीं हम डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए डिजिटल गोल्ड सोना नहीं है। उनका सोना सोना ही था जो उन्होंने बेचा। तो जो उन्होंने ज्वेलरी बेची एंड बेचनी पड़ी, एंड कितना अच्छा है कि आपके पास वो थी भी और आपके पास वो पार्टनर भी था जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो आपका भी उतना ही फर्ज बनता है कि आप जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे अच्छे से सेव करिएगा एंड उनके लिए वही ज्वेलरी खरीदिएगा। 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, लेकिन जिस दिन उनको मिलेगा, ट्रस्ट मी, वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन होगा और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा। तो मैं दिली तमन्ना से ये चाहूंगा कि आप उनके लिए ज्वेलरी ही खरीदें, गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के रूप में ना देखें, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बेस्ट थैंक यू गिफ्ट होगा। ओके। बहुत बढ़िया, थैंक यू अपने सारी चीज़ें बहुत बहुत ओपनली शेयर करने के लिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो इसको देखेंगे, बहुत लोग हैं जो आपकी साहस की दाद देंगे। बहुत मुश्किल ज़िंदगी क्लियरली बीती गई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 1 साल के अंदर आप एक अलग इंसान हो, एंड ये खुद आपने अपनी मेहनत से बनाया होगा। एंड जब आप उस मकाम पे पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम वापस आपसे बात करें, एंड फिर हम एक अलग रविंद्र से मिलेंगे जो कि बोल रहा होगा मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने ज्वेलरी भी खरीद ली है, मैंने ये भी कर लिया है। वो सारी चीजें होंगी और बिल्कुल होंगी। I will wait for that moment, sir. Wonderful. I am so positive that will happen. 100%. Thank you, sir. Thank you. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।